स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैते चैनल साइड में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जब क्लास 9-10 में पढ़ते होंगे और वहाँ पे एरिया निकालते होंगे, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सर्कल, तो वहाँ पे हम एरिया को एज ए स्केलर कंसिडर करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कि सपोज हमारा कोई यहाँ पे प्लेन है, ठीक है, और अगर वहाँ से हमें एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा लाइन जो हमारे इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज ए। मैंने इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है, गिवन प्लेन, उसके दो डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर हो सकता है, ठीक है। एक इसके पीछे की तरफ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और यहाँ पे इस डायरेक्शन पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना है, वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एरिया है, रेक्टेंगुलर यहाँ पे समझ लेते हैं, या फिर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है, ये एरिया एक्स वाई प्लेन में सपोज लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और इस एरिया का, इस स्क्वायर या रेक्टेंगल का एक जो साइड है वो ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा हमारा बी वेक्टर है। जो इसका लेंथ और ब्रेथ है वो ए और बी वेक्टर है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस प्लेन का, ये जो हमारा गिवन प्लेन है, इसका हमारा एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। ये हमारा प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, कम्यूटेट करता है। लेकिन ये यहाँ पे कम्यूटेट नहीं करता है, यहाँ पे ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है दैट इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब दैट मीन्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी करते हैं, तो यहाँ पे मैक्सवेल्स रूल, अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो क्या कौन सा डायरेक्शन आएगा। अगर उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें ले जाना है। तो हमें ए को किधर की तरफ ले जाना है, बी की तरफ, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो जब हम फिंगर को डायरेक्ट कर्ल करेंगे ए क्रॉस बी की तरफ, तो हमारा जो थंब होगा वो माइनस जेड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इस एरिया वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मैक्सवेल थंब राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे अब कंसिडर करते हैं कि हम बी क्रॉस ए की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बी क्रॉस ए की तरफ जाते हैं और हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें ये मिलेगा कि जो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन में, और जो हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ आया था, माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आप लोगों को एरिया वेक्टर आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ भी एरिया वेक्टर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इसीलिए मैंने पहले आपको एरिया वेक्टर समझाया इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, ये जो हमारा ग्रीक लेटर है फाई, और हम सब्सक्रिप्ट में ई डालते हैं। ई का मतलब है हम किसको स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लक्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक और फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है कि एक सपोज हमारे पास कोई गिवन सरफेस है, ठीक है, कोई गिवन सरफेस है, रिंग समझ लो या फिर कोई स्क्वायर वायर समझ लो, उससे जब वाटर पास होता है, ठीक है, वाटर पास हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो वाटर फ्लक्स है। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दैट सरफेस। या फिर अगर विंड फ्लो कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे विंड फ्लक्स। तो फ्लक्स मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर एरिया से जब पास होता है तो उसको कहते हैं हम फ्लक्स। यहाँ पे क्या पास हो रहा है, यहाँ पे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास हो रहा है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब हम क्वांटिटेटिवली पढ़ेंगे। अब पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वर्ड है परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट लेते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे सपोज प्लेन है, और ये प्लेन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो सपोज हम इस साइड वाला एरिया वेक्टर को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो एरिया वेक्टर है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है हमारा 0 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई होता है वो होता है ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पे। जब ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बना रहा था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, 0 डिग्री से कुछ थीटा डिग्री पे हमने इसको बेंड कर दिया या टिल्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया वेक्टर है वो थीटा डिग्री बना रहा है। अभी 0 डिग्री नहीं है, तो ये जैसे ही बेंड होगा, तो यहाँ पे इस फिगर में क्लियरली विजिबल है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कम हो रहा है। यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना पास हो रहा था, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा था। तो जैसे हम उसके प्लेन के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उस प्लेन से, वो भी चेंज होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें तो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो ई जो है वो ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ई का वो कंपोनेंट चाहिए जो किसके परपेंडिकुलर हो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या फिर दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि इस एरिया वेक्टर के अलोंग हो, ठीक है। इस एरिया वेक्टर के अलोंग हम इस इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारा मैथमेटिक्स में सबसे सिंपल तरीका है वेक्टर रिजोल्यूशन, ठीक है। हम इस वेक्टर को क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसे कहते हैं, जो कि आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे। एक जो हमारा कंपोनेंट होगा वो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, और एक होगा अलोंग द प्लेन, इस प्लेन के अलोंग होगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, इसमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, एक्चुअली इसका सर जो ई साइन थीटा कंपोनेंट है वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब कॉस 90 रखते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो हमारा ई साइन थीटा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि सिर्फ ई कॉस थीटा ही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जाएगा वो होगा ई ए कॉस थीटा। अब इसको एक इजी तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, तो हम इस पर क्या कंसिडर करते हैं कि सपोज एक हमारे पास सिंपल सा एक सर्कुलर प्लेन है या कोई भी आर्बिट्रेरी प्लेन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेन के साथ कोई एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें इस प्लेन का अगर हमें एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब देखते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें एरिया वेक्टर के अलोंग। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाएगा, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। आप लोगों को पता ही होगा कॉस थीटा का जो कंपोनेंट वो एरिया जो थीटा एंगल है उसके साथ जो हमारा वेक्टर अटैच्ड है वो हमारा कंपोनेंट हो जाता है ई कॉस थीटा, और उसका अपोजिट वेक्टर क्या कंपोनेंट क्या हो जाता है हमारा, ई साइन थीटा,
तो यहाँ पे जो हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखते हैं तो ये वर्ड आप ज़रूर मेंशन करना कि इट इज़ the number of electric field line passing perpendicular to the given surface, not only the number of electric field line passing through a given surface, it is number of electric field line passing perpendicular to the given surface. ओके अब यहाँ पे इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है हमारा न्यूटन पर मीटर और एरिया का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों ओवरऑल देखते हैं तो हमारा ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ तक आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा गॉसेज लॉ वो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गॉसेज लॉ क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/4πε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, बाय द क्लोज सरफेस, यहाँ पे क्लोज सरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसको ना हम समझने की कोशिश करते हैं कि गॉसेज लॉ है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई क्लोज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा जो गॉसेज लॉ है वो हमेशा एक क्लोज सरफेस के लिए वैलिड रहता है। ये ओपन सरफेस के लिए या फिर एक लाइन स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, हमारा जो गॉसेज लॉ वो हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो अब यहाँ पे अगर हमें एरिया वेक्टर हमें पता करना है तो यहाँ पे हम एरिया वेक्टर लेते हैं आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है, अगर हमें इसमें से एरिया वेक्टर लेना है तो हम कौन सा एरिया वेक्टर लेंगे, इट विल बी ऑलवेज दैट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब ये हमारा सरफेस हो गया, इस सरफेस से ये बाहर की तरफ होगा, ना कि इस क्लोज सरफेस के अंदर की तरफ। ठीक है ना, ये बाहर की तरफ हुआ। इसी सिमिलरली हम बाकी सरफेसेस के लिए हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा आउटवर्ड नॉर्मल है, ये भी हमारा आउटवर्ड नॉर्मल है। तो इस तरह से हम गॉसेज लॉ में एरिया वेक्टर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकली देखा जाए गॉसेज लॉ का तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने वर्डिंग्स में लिखा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि हमारा φE है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि φE किसके इक्वल होगा, दैट इज Q टाइम, मतलब कि यहाँ पे जो Q है हमारा वो टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस है। इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर वो है। ठीक है, अगर बाहर की तरफ कोई चार्जेस है हम उन चार्जेस को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम उन्हीं चार्ज को गॉसेज लॉ में कंसीडर करेंगे जो चार्ज इस सरफेस के इनसाइड में अंदर की तरफ है। और एप्सिलॉन नॉट आप लोगों को तो पता ही है, ये होता है हमारा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो गॉसेज लॉ ने यही कहा था कि कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस तो वो सिंपली हो जाएगा द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिछले बार ये भी पढ़ा था कि अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, टोटल फ्लक्स तो वो क्या हो जाएगा EA cos थीटा। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो EA cos थीटा होगा दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज को हम कंसिडर करते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस होता है क्या है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस एक हमारा इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, अब हम गॉसियन सरफेस को हम वही गॉसियन सरफेस को ज़्यादातर कंसिडर करते हैं जो हमेशा सिमेट्रिक हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हर सरफेस पे सेम रहे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर लेता हूँ तो यहाँ पे 0 एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज यहाँ पे हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज जो कि है +Q। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस स्फीयर से, मतलब इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या होगा कि ये जो हमारा सरफेस है, जो आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस है, वो हमारा कितना है 4πr², और इसने कितना चार्ज को इनक्लोज किया है, दैट इज +Q। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पासिंग थ्रू दिस सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ R, कैपिटल R, दैट विल बी सिंपली Q/ε0। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखिए अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इस सरफेस पे, इस जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस पे हम कोई भी एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं। ठीक है,
सपोज हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले रहे हैं, हमें पता है कि जो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे अगर हमें आउटवर्ड नॉर्मल बनाना है तो एक ये जो टेंजेंट है दैट इज अलोंग द सरफेस उसके परपेंडिकुलर होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली इस फिगर से देख सकते हैं कि जो एंगल है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में वो कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली गॉसेस लॉ को यूज़ करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गॉसियन सरफेस का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उन्हीं सरफेस को गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं जो चार्ज से पास नहीं हो रहा हो। तो सपोज इस सरफेस पे हमारा कोई दूसरा चार्ज होता, ठीक है, दूसरा कोई पॉइंट चार्ज होता से हमारा Q0, ठीक है, उससे ये गॉसियन सरफेस पास नहीं कर सकते हैं, ये गॉसियन सरफेस से बनाने का रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है कि अगर हम इस सरफेस को बड़ा कर देते हैं या फिर छोटा कर देते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा? मेरा आंसर होगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिंपली Q बाय एप्सिलॉन नॉट पे ही सिर्फ डिपेंड करता है, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, ना कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। सपोज मैं एक और बाहर की तरफ अगर मैं एक बड़ा सा सर्कल या फिर स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्चुअली थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में ये एमिट बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने बाहर की तरफ का एक और बड़ा सरफेस लिया इसका, ठीक है, बड़े रेडियस का मैंने सरफेस लिया, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि जितना इस फील्ड से पास होगा उतना ही बाहर वाले बड़े वाले सर्कल से भी पास होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि बाहर कम पास होगा और अंदर ज़्यादा होगा। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होने की वजह से भले ही हम अपने गॉसियन सरफेस को बढ़ा दें या फिर छोटा कर दें, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का जो सेकंड पॉइंट है कि हम किस सरफेस को गॉसियन सरफेस लेते हैं, कि हमेशा हर पॉइंट पे हमारा जो चार्ज है गॉसियन सरफेस पे, सॉरी, ये जो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सेंटर पे ले रहे हैं। अगर हम सपोज यहाँ पे कहीं और यहाँ पे लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इजीली निकल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि हमें सिर्फ इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उससे मतलब है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को मिले तो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस में चार्ज को एट सेंटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल साइड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।